ये बताइए कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुनरो डॉक्ट्रिन को मेंशन किया। क्या होती है मुनरो डॉक्ट्रिन और कैसे अप्रासंगिक हो गई कि उन्हें याद आई? आपने ये भी लिखा कि आपको ढोलक बजाना पसंद है। यस सर। किस जानवर की खाल का इस्तेमाल होता है ढोलक बनाने के लिए? ये जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था, इसमें एक नरम दल और गरम दल का जिक्र आता है। इनका क्या योगदान रहा है? नरम दल का क्या रहा है, गरम दल का क्या रहा है? इस समय में क्या माहौल है? क्या वो नेटो इस समय अमेरिका को ट्रस्ट कर रहा है? के विद्यार्थी हैं। हाल फिलहाल में वंदे मातरम गीत को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। क्या आपको इसके बारे में पता है? अफीम की खेती के लिए गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये दोनों एरिया के बारे में आपने सुना होगा। क्या है ये एरिया? सुनो बैठिए। थैंक यू सर। आप अंकुश हैं? यस अंकुश हिंदी में बातचीत पसंद करेंगे? यस सर, हिंदी में। ठीक है, तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अंकुश, मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बोर्ड को दें। सर, मेरा नाम अंकुश पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा मेरी तहसील शामगढ़ में कंप्लीट हुई है। उसके पश्चात मैंने देवहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से वर्ष 2021 में स्नातक पूरा किया। उसके पश्चात से सर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी में संलग्न हूँ। सर मेरी हॉबी डायरी राइटिंग, साइकिलिंग और लोकल मालवी फोक सॉन्ग पर ढोलक बजाना है सर। और सर पिछले कुछ समय से शायरी में भी सर मेरी रुचि बढ़ी है। अरे वाह। यस। तो ये बताइए कि 2021 में आपने ग्रेजुएशन पूरी की। अगर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की होती तब तक पीएचडी खत्म होने वाली होती। क्यों आपने आगे पढ़ाई नहीं की? सर मैंने जब शुरुआती यूपीएससी में प्रयास किए तो सर मैं उनमें असफल रहा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं यदि अपना पोटेंशियल या फुल पोटेंशियल इसमें देता हूँ तो मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ। तो सर मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा कि मुझे एक चांस और इसमें अपना बेहतर देना चाहिए। चलिए, आपने इतिहास को अपना विषय लिया है। यस। तो इतिहास को कैसे देखते हैं, इसकी तो एक छोटी मोटी समझ आपके पास तैयार हो ही गई होगी। उसके आधार पर ये बताइए कि जो हमारा वर्तमान है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे दिखाई दे रहा है, खास तौर से जो मल्टीलेटरल्स हैं उनको अप्रासंगिक होते जाना, यूनाइटेड नेशन का तमाम किस्म के मल्टीलेटरल्स जो हैं वो रोलेज अब इररेलेवेंट हो गए। उनका कोई महत्व नहीं है वो, बल्कि अब तो उन्होंने प्रतिक्रियाएं तक देना बंद कर दिया क्योंकि उनकी समझ में आ गया उनकी प्रतिक्रिया देने से भी कुछ हो नहीं रहा है। ये स्थिति जो लीग ऑफ नेशंस वाली स्थिति थी लगभग उसके समतुल्य दिखाई देती है। और लीग ऑफ नेशंस जब इररिलेवेंट हो रहे तो उसके बाद आया था वर्ल्ड वॉर। तो क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ऐसी स्थितियां फिर से बन रही हैं जो कि बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को इनवाइट कर सकती है? सर अगर यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात की स्थितियां देखें और यदि आज के परिदृश्य में उसकी तुलना करें तो सर एक डिफरेंस है। डिफरेंस सर ये कि उस दरमियान टेंशन्स काफ़ी हाई हो चुके थे और कुछ कंट्रीज जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। लेकिन वर्तमान में सर यदि हम देखें तो छोटी छोटी कंट्रीज है वो उभर रही है। मल्टीलेटरलिज्म सर वर्तमान में बढ़ा है। आप एक अजीब सिद्धांत खुद कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वर्तमान में मल्टीलेटरलिज्म बढ़ा है, क्योंकि सर पूरे दुनिया में कहा जा रहा है कि मल्टीलेटरलिज्म कम हुआ है, लेकिन अंकुश की स्थापना यह है कि देश में दुनिया में मल्टीलेटरलिज्म बढ़ रहा है। सर ये बात सही है कि अमेरिका एक बड़ी शक्ति है, लेकिन उसके पश्चात भी सर भारत जैसी जो अन्य शक्तियां सर वो उभर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं इनका भी विश्व व्यवस्था में एक जो भार है सर वो बढ़ रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत तो देश है जिसके लिए वहां का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे कुछ रखना आपका काम है, और हम चुप रहते हैं। कहाँ उभर रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगता है कि भारत है, चीन है, साउथ अमेरिका सर। चीन और भारत को तो एक साथ बोल नहीं सकते ना। चीन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसा कुछ कहने का साहस कभी नहीं होता, हमारे लिए होता है। मुझे लगता है सर कि भारत को इसका काउंटर करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो दिया गया वक्तव्य वो भारत के लिए सर उचित नहीं है, और भारत के विदेश मंत्री ने भी सर इसको काउंटर किया है। ठीक है, ये बताइए कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुनरो डॉक्ट्रिन को मेंशन किया। क्या होती है मुनरो डॉक्ट्रिन और कैसे अप्रासंगिक हो गई कि उन्हें याद आई? सर मुनरो डॉक्ट्रिन 1820 के दशक में सर अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल था। कौन के राष्ट्रपति? सर उस समय मुनरो थे सर, एग्जैक्ट पूरा नाम मुझे नहीं पता। ठीक है सर, विल्सन मुनरो। चलिए। तो सर इसके माध्यम से अमेरिका ने सुनिश्चित किया कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम और खासकर जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन अमेरिका जो है वो अमेरिका का गलियारा है, जिसका उपयोग अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए कर सकता है। दूसरा सर इसमें यह था कि अमेरिका यूरोपीय शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और यूरोपीय शक्तियां भी अमेरिका और साउथ अमेरिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे सर। तो
तो आप ये कैसे अचानक प्रासंगिक हुआ, क्यों मेंशन कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? सर ये दो कारणों से नजर आता है। सर पहला जो चाइना है वो कहीं न कहीं दक्षिण अमेरिका में जैसे वेनेजुएला के साथ उसके जो रिलेशन है वो बढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के जो मुनरो प्रिंसिपल है सर वो फिर से बढ़ा है। दूसरा सर वेनेजुएला में अमेरिका अपने जो शक्ति है सर उसके माध्यम से वहां पर जो क्रूड ऑयल और रिजर्व है सर उस पर अपनी पहुंच प्राप्त करना चाहता है सर, तो इसकी वजह से फिर से डुनरो सिद्धांत के रूप में प्रासंगिक हुआ है सर। आपने ये भी लिखा कि आपको ढोलक बजाना पसंद है। यस सर। किस जानवर की खाल का इस्तेमाल होता है ढोलक बनाने के लिए? सर इसमें बकरी की खाल का सर उपयोग होता है। एकदम आश्वस्त हैं आप इस बारे में? यस सर, इसके अलावा और भी जानवर है सर लेकिन बकरी का उपयोग होता है। ढोलक जो है वो एक रिपरकशन इंस्ट्रूमेंट है या ये एक वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है? सॉरी सर मैं समझा नहीं। ये किस प्रकार, किस कोटि का वाद्य यंत्र है? सर ये अवनद्य वाद्य यंत्र में अवनद्य वाद्य यंत्र है। तो क्या सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं ये वाद्य यंत्र? सर इसमें जो इसको जब बनाया जाता है सर उसको पैक होता है सर, ये पैकेट के रूप में काम करता है जिसमें लकड़ी का एक बेलाकार स्ट्रक्चर होता है सर जो चमड़े से साइड में इसको मड़ा तो जाता है। लेकिन भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है ढोलक? सॉरी सर मैं इसे पढ़ूंगा। चलिए ठीक सर। अच्छा, मंदसौर में अफीम की खेती होती है? हाँ, तो ये क्या कानूनी है गैर कानूनी? सर एक कानून के अंतर्गत की जाती है। अच्छा, तो लेकिन ये माना जाता है कि जो ड्रग की समस्या है उसका एक कारण यह है कि खेती है अफीम की। कैसे लगता है आपको, कैसे हो सकता है? सर भारत में दो प्रकार से अफीम की खेती होती है सर। एक रेगुलेटेड खेती में होती है जो हमारे क्षेत्र में की जाती है सर। उसके अलावा भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इलीगल तरीके से अफीम की खेती होती है सर। जिन क्षेत्रों में रेगुलेटेड होती है वहां पर भी अधिशेष यदि अफीम का उत्पन्न होता है तो वहां से इसको अन्य राज्यों में जैसे पंजाब इत्यादि में सप्लाई की जाती है, तो इस प्रकार से इलीगल बन जाती है और कानून व्यवस्था के समक्ष भी चुनौती उत्पन्न करती है। Yes. तो मध्य प्रदेश में इसकी कोई समस्या नहीं ड्रग्स की इसकी वजह से? सर ड्रग्स की समस्या मध्य प्रदेश में भी है सर। है? Yes. तो उसके लिए कैसे निपटना चाहिए इसको? सर सबसे पहले जो ड्रग्स का प्राथमिक कारण है सर वो कहीं के अधिशेष उत्पादन है। सरकार को कहीं न कहीं ड्रग्स को लेकर सर फिर से पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता अपनी नीतियों को, कि उत्पादन का जो कितना रकबा अभी उत्पादन हो रहा है। दूसरा सर किसानों को उचित जो भाव है सर वो देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बहुत ही कम केजी में किसानों को ये खरीदा जाता है जबकि मार्केट में सर इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है सर। तीसरा है सर पुलिस को हमारे इंटेलिजेंस है और पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसमें कोऑपरेशंस बढ़ाने की और आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक मुझे बताइए कोई ऐसा गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस जो कि हम दूसरे राज्यों को बता सकें कि गुड गवर्नेंस ऐसे की जाती है। एक उदाहरण मध्य प्रदेश का। सर जैसे मध्य प्रदेश का लोक शिकायत निवारण प्रणाली है सर, यस सर। वो सब जगह है, वहाँ ऐसा क्या खासियत है? सर इसके माध्यम से लोगों को कानूनी अधिकार दिया गया है सर शिकायत को लेकर। यस सर, तो इस प्रकार का मॉडल हम अन्य क्षेत्रों में भी अपना सकते हैं। शिकायत को कैसे कानूनी अधिकार दिया है? शिकायत करने का अधिकार कानूनी, वो तो सबको है। सर एक कानून पारित किया गया सर, मैं एग्जैक्ट अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, उसको करीब वैसे शिकायत तो कर सकते हो, कोई नहीं, कानून नहीं रोकता है हमें। यस सर। अच्छा, नहीं आपने एक सुना है डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस? हाँ, यस सर। कहाँ है? सर ये मध्य प्रदेश में स्थापित है। हाँ, क्या करता है? सॉरी सर मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं है बस, तो जरूर पढ़िए इसके बारे में, ठीक है? कि जो बेसिकली हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए एम्प्लॉइज का और सब और यूथ का, उसके लिए काफी काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, इतिहास के आप विद्यार्थी रहे हैं। ये जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था इसमें एक नरम दल और गरम दल का जिक्र आता है। इनका क्या योगदान रहा है? नरम दल का क्या रहा है, गरम दल का क्या रहा है? सर जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तब सब नरम दल का प्रभाव सर ज़्यादा रहता है और इसका फेस 1905 तक रहा सर। इसमें दादा भाई नौरोजी और इत्यादि जैसे जो व्यक्तित्व का प्रभाव रहा सर। इनका योगदान ये है कि इन्होंने ब्रिटिश पर सबसे पहले जो भारत के संवैधानिक मुद्दे थे सर उनकी ओर आकर्षित किया। दूसरा सर 1892 का जो भारत शासन सुधार अधिनियम सर वो लाया गया। तीसरा सर कहीं के दबाव के परिणाम स्वरूप जो चुनावी प्रक्रिया है सर वो भी शुरुआत हुई।
उसके अलावा सर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर कृषि समस्या थी या फिर जनजाति मुद्दे थे, उनको संबोधित किया गया। सर नरम दल की शुरुआत 1905 से 1920 तक होती, जब गांधी जी भारत में स्थापित हो पाते हैं। सर इसके अलावा यह सर गरम दल, सर गरम दल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर, वो बंगाल को विभाजन को लेकर उनका प्रोटेस्ट था सर, जिसको हम यंग बंग आंदोलन के रूप में जानते हैं। सर दूसरा ये था कि उस दरमियान उन्होंने जन आंदोलन को पहचान दी, क्योंकि नरम दल की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह थी कि उन्होंने मुट्ठी भर केवल अभिजात वर्ग की वो कांग्रेस के रूप में स्थापित थी, जबकि गरम दल ने उसे जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया, इस रूप में देख सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद नरम दल दोबारा आया कि नहीं आया? सर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब गांधी जी आ गए तो नरम दल ही आ गया। सर गांधी जी ने सर दोनों को लेकर साथ चले सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, ये SIR 2.0 खत्म हुआ है, सब जगह कुछ कुछ वोट कटे हैं, मध्य प्रदेश में भी को 5-6 लाख वोट गए हैं, तो इसका क्या वजह क्या है, क्यों ये वोट काटे गए? सर सरकार इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया सर समय समय पर जो है मतदाता सूची को रिवाइज करता है। सर उसके माध्यम से ऐसे मतदाता जो अपात्र है या फिर वो कहीं माइग्रेशंस करके चले गए या किसी की मृत्यु हो गई या सर किसी का दोबारा नाम उसमें जुड़ गया, तो उन सभी को सर रिवाइज करने के लिए ऐसा ही कोई एक्सरसाइज आपके हिसाब से ठीक हुई है या इसमें कुछ कमियां थी? जो मीडिया में तो बड़ा कुछ आ रहा था। सर इसके कुछ चैलेंजेस जरूर इसमें थे सर, जैसे जो BLO था उनका प्रशिक्षण की और ज्यादा आवश्यकता थी सर। दूसरा था कि जो डॉक्यूमेंट लेवल पर काम किया गया सर, उसमें जनता को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो सर वहां पर और शिक्षा फैलाने की आवश्यकता थी सर। तो तीसरा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी रहता है, तो इस वजह क्या पॉलिटिकल? सर अलग अलग राज्य में, चूंकि भारत में अलग अलग पार्टी है सर, तो उस वजह से भी इसका विरोध सर हुआ है, तो एक कारण ये भी। नहीं, उससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा? जिसका डॉक्यूमेंट है वो दे देगा, जिसका नहीं है वो नहीं देगा। मतलब उससे प्रक्रिया पे फर्क पड़ेगा या सिर्फ उसका विरोध ही पॉलिटिकल है? नहीं सर, इसके दोनों रूप सामने आते हैं सर। एक पॉलिटिकल विरोध तो जरूर है, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर यदि हम देखें तो जरूर सर जो कागजी प्रक्रिया है सर वो काफी हेट्रिक है सर, उसमें काफी बाधा है सर। तो अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यह है कि महिला आत्मसम्मान के लिए आपने क्या किया था, बताएं थोड़ा सा। सर ये पहल मैंने अपने कॉलेज के दरमियान शुरू की थी सर। इसका उद्देश्य जो महिलाओं को दी जाने वाली गाली है उसके विरुद्ध सर समाज को जागरूक करना में इसका। मतलब महिलाओं को गाली ना दी जाए, आदमियों को दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, हमारे समाज में लगभग 90% जो गालियां दी जाती है सर वो महिलाओं को ऊपर केंद्रित होती है। तो सर इसमें वैसे तो महिलाओं को केंद्रित किया गया है, लेकिन अन्य समाज के अन्य तबके, चाहे वो SC/ST से संबंधित हो, चाहे वो जाति आधार पर, भाषा आधार पर हो सर, वो भी इसमें। इसको आगे समाज में कुछ आगे ले जा सकते हैं आप? यस सर। कैसे? सर जैसे एक सिविल सर्वेंट्स के तौर पर सर इसको व्यापक रूप से फैलाया जा सकता है, इसे हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी शामिल किया जा सकता है सर। दूसरा, चूंकि एक सिविल सर्वेंट्स नीति निर्माण करता है, तो वहां से इसको ग्रासरूट लेवल पर सर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा में सर इसको शामिल किया जा सकता है। नहीं, ये क्या पॉलिसी में थोड़ी लिखेंगे गाली ना दो? पॉलिसी, हाँ, किसी पॉलिसी में देखा नहीं कि वो महिलाओं को गाली ना दी जाए, ये पॉलिसी बन जाए। सर जैसे भारत में वर्तमान में जो BNS है उसकी धारा 357 सर, जिसमें महिलाओं को गाली देने के विरुद्ध जो है उसमें कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। गाली देने में सर अभद्र भाषा और महिलाओं का अपमान से संबंधित इसमें प्रावधान है। वो तो कुछ और ही है। सर जहाँ तक छेड़छाड़ है या इस तरीके से है, इन सर मतलब गाली से तो FIR आज तक होती में हमने देखी नहीं। सर जहाँ तक मैंने पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक और आपत्तिजनक कोई टिप्पणी की जाती है सार्वजनिक रूप से इत्यादि, तो उसको अगर कोई सेक्सुअल रिमार्क्स किए जाते हैं वो तो अलग बात है, बट नहीं ऐसी जैसे जो रोजमर्रा की गालियां हैं उनमें तो किसी महिला के लिए कुछ नहीं, जंगल टाइप की होती है वो तो। कुछ और बेहतर सोच सकते हैं आप? यस सर। सर जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मूल कर्तव्य में भी महिलाओं की गरिमा और सम्मान की बात की गई है, तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य सर उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सकता है। यस सर। दूसरा सर, जो स्कूली शिक्षा है वहां से परिवर्तन की आवश्यकता है, बच्चों में जेंडर सेंसिटाइजेशन को बढ़ाया जाए। यस सर।
तो उसमें एक बेहतर परिवर्तन हम समाज में देख सकते हैं। तो इसके बजाय फंडामेंटल ड्यूटीज और उसमें शामिल करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें ठीक तरीके से इसको लागू किया जा सकता है, बेहतर क्रियान्वयन जरूर जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। ओके अंकुश, मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मंदसौर से सिलेक्ट हो गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 2000 आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो एक चीज़ बताइए मुझे, ये नाखून में क्या लगा हुआ है आपके, क्या है ये? सर ये मेहंदी है सर। ये कोई धार्मिक उससे लगा है या कुछ घर में फेस्टिवल था? जैसा घर में शादी के ओकेशन पर सर इसे लगाई जाती है। ओके, ठीक है। अभी जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, इसी प्रकार से वो ग्रीनलैंड को भी थ्रेटन कर रहे हैं। तो उसमें किस देश के अंडर है अभी ग्रीनलैंड? कौन देश अफेक्टेड होगा और क्यों कर रहा है अमेरिका ऐसा? सर वर्तमान में ग्रीनलैंड सर डेनमार्क के अंतर्गत आता है। सर अमेरिका जो है कहीं के डेनमार्क चूंकि सर मिनरल रिच क्षेत्र है तो वहाँ के संसाधनों पर पहुंच प्राप्त करना चाहता है। दूसरा सर आर्कटिक क्षेत्र में सर रशिया की भी पहुंच बड़ी है सर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रणनीतिक क्षेत्र के रूप में अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को देखता है। तो इससे क्या असर पड़ रहा है? क्या नेटो तितर बितर हो जाएगा इस तरह का एक्शन होता है तो? क्योंकि तो डेनमार्क तो नेटो का मेंबर है, फिर क्या होगा? सर यस, नाटो के अंदर सर कहीं न कहीं जो यूरोपीय यूनियन है कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर जरूर पैदा होगा। इस समय में क्या माहौल है? क्या वो नेटो इस समय में अमेरिका को ट्रस्ट कर रहा है, भरोसा कर रहा है अमेरिका के ऊपर? यस सर, जैसे वेनेजुएला के मामले में नाटो के कुछ महत्वपूर्ण मेंबर है सर, तो उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया है। यस सर, अभी ने जैसे अमेरिका कह रहा है अपने बजट बढ़ाओ, मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कब तक लेता रहूंगा। फिर ये अभी नया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉलिसी आया है साथ में, तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे तो एक अविश्वास की बात आ रही है। तो नेटो चलेगा अमेरिका के बिना? सर ये बात सही है कि नाटो के अंतर्गत अमेरिका सैन्य शक्ति के रूप में या फिर पूंजीगत व्यय के रूप में सर अमेरिका काफी शक्तिशाली है। और सर नाटो की यदि हम बात करें तो जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट को लेकर है। और सर दूसरा है कि अमेरिका अब अपने ध्यान को यूरोप से हटाते हुए खासकर जो मुनरो सिद्धांत के माध्यम से लैटिन अमेरिका पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। और इंडो पैसिफिक में भी चाइना को लेकर अपनी पॉलिसी आगे बढ़ना चाहता है, जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी नजर आता है। तो सर मुझे लगता है कि यस, नाटो में कहीं न कहीं फिर से यदि अमेरिका को फिर से स्ट्रॉन्ग शक्ति स्थापित करना है तो यूरोप का विश्वास जरूरी है सर। ये बताइए, अभी पीछे सितंबर में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट हुआ था, तो उसका क्या असर पड़ा भारत के ऊपर या क्या पड़ेगा? सर जो भारत की खाड़ी डिप्लोमेसी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं भारत को सऊदी अरब के साथ अपने एग्रीमेंट्स को सर और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है सर, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो रणनीतिक स्थिति को भारत को कमजोर करते हैं। और सर दूसरा है कि पाकिस्तान को सर फिर से चूंकि इस संधि के तहत बहुत सारे वेपन्स और पूंजीगत सपोर्ट्स मिलेगा, जिसका उपयोग वो सर भारत की विदेश नीति के भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कर सकता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर भारत को ये थ्रेट, तो इसमें एक जो क्लॉज है कि अगर एक के ऊपर हमला होता है तो दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा, तो उसके अंदर अगर दोबारा हमारा ऑपरेशन सिंदूर दोबारा करते हैं इस तरह का, तब क्या रेस्पॉन्स है? क्योंकि संधि होगी, उनको तो साइन किए उन्होंने दोनों ने। सर अभी सऊदी अरब का ये कहना है कि जो परमाणु को लेकर इसमें प्रावधान है, अभी वो प्रावधान उतने अभी उस पर उतनी चर्चा हुई नहीं है सर। दूसरा ये है कि ये कंसर्न का विषय है, बिकॉज यदि भविष्य में यदि पाकिस्तान और भारत यदि किसी प्रकार के टेंशंस में आते हैं तो भारत को पहले से ही सऊदी अरब के साथ विश्वास उसको लेना अर्जित करना होगा, ताकि कहीं न कहीं एक प्रकार का जो दो देशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज ना हो। तो अभी क्या हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, वो तो सऊदी का आया था लड़े पाकिस्तान के साथ? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, ओके। एक चीज बताइए मुझे, जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये किसने जीता? सर इसमें अकबर की सेना सर जीती थी। ये अकबर की विजय रही। तो क्या इसका परिणाम क्या रहे? इसके बाद लॉन्ग टर्म लंबे दूरगामी परिणाम क्या रहे इसके? सर हल्दी घाटी के युद्ध को यदि हम देखें तो राजस्थान की जो एक
वीरता के उसको रूप में इसको देखा जाता है। सर अगर तत्काल में इसको देखें तो अकबर ने जरूर हल्दी घाटी के युद्ध को जीता, लेकिन महाराणा प्रताप की सर वो शक्ति को तोड़ नहीं पाया। और महाराणा जो प्रताप है सर वो एक वीर और योद्धा के रूप में सर उभर कर सामने आए, जिन्होंने लगातार अकबर के जो शासन और सत्ता है उनको चुनौती देते रहे। आगे भी सर ये लगातार जो है वो संघर्ष चलता रहा सर। और एक चीज बताइए अभी आप, कोई आप दो चीजें बताइए जो अपने अंदर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने चरित्र अपने काम करने के तरीके, चरित्रों को नहीं कहूँगा। ऐसा सर एक मैं थोड़ा सा अपनी रीडिंग स्पीड और रीडिंग जो शैली है सर उसमें और रीडिंग और पढ़ना चाहता हूँ सर बुक्स को, ताकि मेरा नॉलेज और बढ़े। दूसरा सर मैं नवाचार चाहता हूँ सर, जो विविध बदलती हुई दुनिया के साथ में खुद को तारतम्यता के साथ बिठा सकूं। ओके। अंकुश, हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा सम्मान के साथ रखा गया है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? सम्मानित किया जाता रहा है। सर ये बात सही है कि महिलाओं का भारतीय संस्कृति में सम्मान होता है, लेकिन सर वो सैद्धांतिक ज्यादा है। जैसे यदि हम देवियों की पूजा भी करते हैं, लेकिन यदि हम व्यावहारिक रूप में देखें तो घरों की चार दीवारी में काफी शोषण होता है सर। ठीक है, तो क्या अब आप ये जो सम्मान या प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बात है महिलाओं के लिए, क्या इसको आप जोड़ करके देखते हैं? जो महिलाओं से केंद्रित, महिलाओं के ऊपर जो केंद्रित करके गालियां हमारे समाज में काफ़ी प्रचलित हैं, ये दोनों घटनाएं क्या आपस में जोड़ करके देखी जा सकती हैं? यस सर, भारत में जो ज्यादातर गाली गलौज दी जाती है सर वो वल्नरेबल सेक्शंस को दी जाती है, और महिलाएं सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी या समाज में सर उनका जो स्थान है वो काफी नीचा है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, हम तो बात कर रहे हैं, चूंकि आपने महिलाओं के ऊपर केंद्रित करके जो गालियां हैं इस पे आपने काफ़ी कुछ किया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो हम तो बात कर रहे हैं कि उन्हें काफ़ी सम्मानित किया जाता रहा है, प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखा जाता रहा है किसी भी परिवार के लिए, फिर महिलाओं को केंद्रित करके गालियाँ भी हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं वो नीचे वर्ग को बिलोंग करती हैं, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। सर इसमें जो प्रतिष्ठा का मुद्दा आता है वो वर्नरेबिलिटी से इस वजह से जुड़ जाता है, क्योंकि सर इसमें महिलाओं को एक समाज के और किसी परिवार के सम्मान के रूप में देखा जाता है। यदि किसी महिला को गाली दी जाती है तो माना जाता है कि इस परिवार की जो इंसल्ट है वो की गई है, तो इस वजह से महिला उसमें केंद्र में आ जाती है। जैसे सर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सर, तो वहां पर सर महिलाएं ज्यादा टारगेट की जाती है। ठीक है। अच्छा, आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, हाल फिलहाल में वंदे मातरम गीत को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या आपको इसके बारे में पता है? यस क्या कंट्रोवर्सी है ये? सर जो वंदे मातरम गीत था उसमें 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ सर, उसमें से कुछ लाइन जो है वो हटा दी गई थी, कुछ पैरा उसके। तो सर उसको लेकर यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जो वर्तमान में सर उसका कहीं न कहीं उसका संबंध रहा है। तो कितने पैराग्राफ्स हटाए गए, क्या रखे गए सब, और क्यों हटाए गए, इसका कुछ अंदाजा है आपको? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट तो ये नहीं आइडिया कितने पैराग्राफ हटे, लेकिन यस सर, क्योंकि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है और कहीं न कहीं उस समय ये सब। आप जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, बताएंगे देवी अहिल्याबाई जी के बारे में? सर देवी अहिल्या होलकर वंश की महत्वपूर्ण शासिका रही है, जिन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में स्थापित की। सर यदि हम वर्तमान में उनकी नीतियों को देखें तो कहीं न कहीं महेश्वर के अंदर जो महेश्वरी साड़ी है सर, वो उनकी विरासत को प्रदर्शित करती है। दूसरा सर वो काफी पॉपुलर थी क्योंकि उन्होंने विविध जो वंचित समुदाय हैं, खासकर जो ट्राइबल्स कम्युनिटी जिस पर आज भी भारत सरकार उतना ध्यान नहीं देती, तो उसके ऊपर उन्होंने उनका काफी ध्यान गया, खासकर भील है और अन्य जनजातियों को लेकर उत्थान के लिए काम किया। महिला शिक्षा और जो ऐसी महिलाएं जो कहीं न कहीं निष्कासित की गई थी समाज के भीतर, तो उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। तो सर उस वजह से काफी प्रसिद्ध है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आपको कुछ अंदाजा है? सॉरी सर, अभी वर्तमान का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। कुछ अंदाजा बता दीजिए, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा। सर लगभग $550 बिलियन से। ठीक है। चाइना हाल फिलहाल में खबर में था अपने ट्रेड सरप्लस को लेकर के, एक साल में। क्या आपको इस खबर के बारे में ज्ञात है?
क्या खबर थी, कितना ट्रेड सरप्लस हुआ उसका एक साल में? सर चाइना का ट्रेड सरप्लस सिर्फ $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हुआ। अच्छी बात है। ये चाइना की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है या इसमें कुछ उसके लिए कुछ समस्याएं भी सामने दिखती हैं? सर ये दोहरे रूप में सामने आता है। सर पहला ये है कि इसकी वजह से चाइना जो है, चूंकि चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इसकी वजह से चाइना का सरप्लस बढ़ा है, जिसके माध्यम से सर वो अन्य देशों में इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी इकोनॉमी को भी और बढ़ा सकता है। लेकिन सर इसमें चैलेंजेस है कि चूंकि उसकी इकोनॉमी पूरा एक्सपोर्ट बेस्ड हो चुकी ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। धन्यवाद। अंकुश, आपके शौक है साइकिलिंग और आप साइंस के छात्र रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं। आप ये बताइए कि साइकिल जो होती है, चलती साइकिल क्यों बैलेंस रहती है और खड़ी साइकिल क्यों नहीं रह पाती है? सर इसमें मुझे जहाँ तक लगता है गुणन के नियम कार्य करते हैं सर, और बैलेंस इस पे बनाया जा सकता है। कौन सा फोर्स होता है जो चलती साइकिल को स्टेप चलाता रहता है, बैलेंस रहती है, नहीं गिरेगी, और खड़ी साइकिल गिर जाएगी? किस फोर्स के कारण? सर इसमें न्यूटन्स के फोर्स लगते हैं सर, एक्सेप्ट। न्यूटन्स के तो फोर्स होते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी सर, जहाँ तक चलती है तो चलती रहेगी और बैलेंस में चलती रहेगी, नहीं गिरेगी। यस न्यूटन का पहला नियम सर। तो फिर हम कई बार चलती साइकिल में भी गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अफीम की खेती की मंदसौर में। अफीम की खेती के लिए गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये दोनों एरिया के बारे में आपने सुना होगा। क्या है ये एरिया? सर गोल्डन क्रिसेंट यदि हम देखें तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी जुड़े हुए देश है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है सर। वही गोल्डन ट्रायंगल में भारत के जो पूर्वी जो लगे हुए देश है, सीमावर्ती देश, जिसमें सर म्यांमार है, कंबोडिया और थाईलैंड शामिल है। यस सर। तो इन देशों में सर अफीम का काफी उत्पादन होता है, तो सर इस वजह से। अच्छा, जब हम अफीम के उत्पादन की इन देशों में बात करते हैं तो ये पता कैसे चलता है कि इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और इन्हीं को ही बताया जा रहा है कि यहाँ हो रहा है? अब जैसे मंदसौर की बात आपने बताई, तो आपने बताया कि फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं, सरकार उसको कम दाम पर खरीद लेती है, तो यहाँ सरकार है तो पता चला। इन देशों में अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली गोल्डन क्रिसेंट में, तो कैसे पता चला अफगानिस्तान में ही सबसे ज़्यादा हो रही है? सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो गवर्नेंस है सर, उसका कहीं न कहीं निगरानी उसके अंतर्गत की जाती है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में अफीम की सप्लाई होती है सर, अलग अलग देशों के बीच में, और इलीगल तरीके से की जाती है सर। तो अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय जब आप चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे थे, इसी से एक बात और बताइएगा। हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी, इस पर बातचीत हो रही है, क्या आपको पता है क्या है? यस सर। सर इसका उद्देश्य जो है, चूंकि वर्तमान में 1982 की सर एक ट्रीटी है, यूएन क्लोज सर, जिसके तहत देश की सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र जो है वो देशों के अंदर सुरक्षित होता है, लेकिन उसके बाहर का जो अधिकांश क्षेत्र है सर वो सुरक्षित नहीं है, और उसके परिणाम स्वरूप समुद्री प्रदूषण बढ़ा है सर, इलीगल माइनिंग बढ़ी है, मत्स्य पालन अवैध रूप से बढ़ा है। तो सर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर ये नवीन संधि स्थापित की गई यूनाइटेड नेशन। और इसमें और UNCLOS जो पहले से थी, इसमें क्या मुख्य डिफरेंस है? सर जो यूएन क्लोज है सर, वो 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है सर उसके अंतर्गत लागू होता है, और दूसरा सर ये जो क्षेत्र हाई सी ट्रीटी है सर, ये उसके बाहर का जो क्षेत्र है सर उसमें लागू किया जाता है सर। उसके अलावा सर मैं इसे पढ़ूंगा। अच्छा, लास्ट सवाल आप बता दीजिए, नेट जीरो और नेगेटिव जीरो में क्या अंतर है? सर नेट जीरो का मतलब होता है जितना हम इमिशन करते हैं उतना हम वापस से अवशोषण उसका कर ले सर, ये नेट जीरो होता है। जबकि सर नेगेटिव जीरो का मतलब होता है जितना हम इमिशन करें उससे ज्यादा हम अवशोषित कर ले सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप आज के इस परफॉर्मेंस से प्रसन्न हैं या लगता है कि नहीं कुछ और एरियाज हैं जिनमें कुछ काम करेंगे? सर यस, जितने मैंने मॉक दिए उससे तो थोड़ा बेहतर मैंने अपना। पिछली बार कितना नंबर आया था? सर 150 सर। 150। यस कितने नंबर से छूटा? सर काफी मार्क्स है, 37 सर। 37 तो अच्छा खासा है। और मेंस इस बार 37 नंबर कवर कर लिया है? यस सर, इस बार किया होगा। 37 कवर हो गया होगा। इस 150 भी आया तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, इंटर होने की संभावना है सर। अच्छा, लेकिन बात जैसे का काम चलेगा?
ज्यादा चाहिए, Yes. ठीक है ना? ज्यादा के लायक ठीक है कि नहीं? मेहंदी उतर जाएगी तब तक कि नहीं? सर मेहंदी 1.5 महीने से ऊपर हो गया था अभी से, एक बार ब्यूटी पार्लर में जाओ और पूछो क्या कर सकते हैं। क्योंकि सर इसका नेगेटिव हो सकता है क्या? देखिए, हो सकता है नहीं हो सकता तो बात की बात है, लेकिन उस पर ध्यान जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, इंटरव्यू में अगर किसी भी चीज पर अतिरिक्त ध्यान जा रहा है तो वो एक पॉसिबल पोटेंशियल हॉटस्पॉट है, ठीक है ना? वो इट कैन गो आइदर वे, ठीक है? हो सकता है कि कोई नुकसान ना हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए, पता नहीं तो जाकर इस पर सफेद सफेद सीधा सीधा करा लीजिए, वो कर दी, वो कुछ अमोनियम लगा के निपटा देंगे अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो फिर भूल जाइए इसके बारे में, ठीक है ना? दोनों तरीके अपना सकते हैं, बट ओवरऑल जनरली आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वॉक इन अच्छा है, टाई थोड़ी सी टेढ़ी है, उसे देखिएगा, ठीक है? निकलने से पहले एंश्योर करिए, अगर मोबाइल फोन आपके पास वहाँ है, अलाउड है, तो आप आपको जाने से पहले देखेंगे कि आप ठीक लग रहे हैं कि नहीं, या फिर जिस भी तरीके से शीशे वगैरह से देख सकते हैं, या किसी साथी से पूछ लीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि जस्ट एंटर से पहले आप एकदम तैयार होके गए हैं, पर जस्ट एंटर से पहले हो सकता है जूते गड़बड़ हो गए हैं, टाई गड़बड़ हो गई है, फिर से सिद्धांत वही है, जिस पर अलग से निगाह जा रही है वो एक पोटेंशियल हॉटस्पॉट है, ठीक है ना? वो देख लीजिएगा। बाकी इन जनरल वॉइस लेवल आपका ठीक है, हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो भी अच्छा है, कोई खास परेशानी उसमें नहीं है। स्थानीय प्रभाव आता है भाषा में, लेकिन ना तो उसकी चिंता करनी चाहिए, ना ही कोई बुरी चीज है, ठीक है ना? तो उसके बारे में नहीं परेशान होना है। एक आध जगह पर लगता है कि लिसनिंग पोस्चर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, जैसे में आप सुन रहे होते हैं ना, उस समय आप थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि आप डिस्टर्ब तरीके से, मतलब कुछ ज्यादा ध्यान ताकत लगा रहे हैं उसमें, यस सर। ठीक है ना? ऐसा मतलब सहज तरीके से आप सुनने की कोशिश करेंगे। एक आध जगह पर आपका ना इनफॉर्मल वर्बलाइजेशन है, मतलब जैसे मैं इस वाक्य का मतलब नहीं समझ पाया कि आपको ये कहना क्यों जरूरी था कि जिन पर भारत सरकार आज भी ध्यान नहीं देती है। यस सर। दैट वाज अवॉइडेबल फ्रेज, यस मतलब एकदम इनवाइट करने जैसा है कि जब भारत सरकार की बात नहीं हो रही थी, आपसे ट्राइबल्स पे बात भी नहीं की जा रही थी, और अगर मान लीजिए आप ये कहना ही चाहते हैं कि उपेक्षित है, तो भारत सरकार लाए बिना भी आप कह सकते थे कि उनकी उपेक्षा होती है। यस अब एकदम जाने जैसे भारत सरकार ने कोई दुश्मनी पाल रखी है और भारत सरकार की आप नौकरी करना जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इट या तो उसे अवॉइड किया जा सकता था क्योंकि वो महत्वपूर्ण वाक्य नहीं था, वो जनरली आप बात कर रहे थे, और उसके बीच में आपने कहा कि वो ट्राइबल्स जिनको अहिल्याबाई ध्यान रखती थी उनको आज भी भारत सरकार आज तक इग्नोर करती है, विच इज अवॉइडेबल, ठीक है ना? ये क्यों होता है? कई बार आप सतर्क तरीके से वर्बलाइजेशन नहीं कर रहे होते, तो जिसका मतलब है कि लिसनिंग एक्टिव होनी जरूरी है, और आपको ये अनुमान होना जरूरी है कि कभी कभी ये जो अनौपचारिक भाषिक अभिव्यक्तियां हैं वो अननेसेसरी नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से तुक्के लगाने से बचें। आपको अगर बोर्ड मेंबर्स आपके साथ हंसने लगे, यस सर। इसका मतलब कुछ सीरियसली गलत हो रहा है। यस सर। आप समझ पा रहे हैं? ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन पे पहुंचे आप, Yes. उसको जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि या तो आपको पास पता होना चाहिए, नहीं तो तुक्के मत लगाएं, ठीक है ना? तुक्के लगाना वो भी विज्ञान में, और बाकी जगह पे तो हो सकता है मेरी ओपिनियन थी दे दिया, विज्ञान में क्या तुक्के लगा सकते हैं? या तो आपको पता है या नहीं पता, पता है तो उत्तर दीजिए, नहीं पता तो कह दीजिए सर अभी याद नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं। मना करने से, सॉरी से कभी कोई नुकसान नहीं होता, अनलेस कोई मतलब आप सुबह से पहले प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक सॉरी बोल रहे हैं, केवल तभी नुकसान होता है, 2-4-5 बार नुकसान नहीं होगा सॉरी बोलने से, मान जाइए, ठीक है ना? ये वो चीजें थी जिन पे ध्यान रखना है। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि पहले आप एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं, आपको उसके बारे में पता है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, आप यंग दिखाई देते हैं, आपकी बातचीत में गहनता है, हालांकि थोड़ी और सूक्ष्मता आ सकती है, लेकिन आपका एनालिसिस जनरली अगर आपके पास तथ्य हो या आपको तथ्य दिए जाएं तो आप उसका एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं, जो आपके लिए सकारात्मक है। तो कुल मिलाकर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। 150 आपके साथ न्याय नहीं करता है, यस सर। ठीक है? ये अलग बात है कि अभी भी मुझे आप 200 वाले कैंडिडेट नहीं लग रहे हैं, यस ठीक है ना? अभी भी वो 180, 75 से लेके 185, 90 ऐसे वाले कैंडिडेट लग रहे हैं। थोड़ा सा और पुश कीजिए, ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई सवाल आपके मन में? सर मेरे डेप में सर एक मिस्टेक है सर, वो मैंने ओबीसी एनेक्सेशन में मेरी मम्मी का जो कार्य है सर वो एग्रीकल्चर है प्रोफेशन, जबकि एक जगह जनरल में मैंने सर होम मेकर लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो उस वजह से मैं पहले इस पर सवाल उठा चुका हूँ, लेकिन अब जनरली जो वो होता है वो चूंकि डैफ आप ऑलरेडी भर चुके हैं तो आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। नॉर्मली वही वाला वो लिया जाता है कि सर चूंकि जमीन जो है वो पिताजी के नाम पर है, इसलिए भूलवश मैंने इसे लिख दिया है, लेकिन मेरी माताजी के खेत पे काम करती है, ठीक है ना? अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली तो अब इस पे ना अड़िएगा मत, इसको चुपचाप दोनों बातें मान ली आपने ये भी कहा कि चूंकि लैंड ओनरशिप उनके नाम पर नहीं है, इसलिए आपने मान लिया कि एग्रीकल्चर वाली इनकम आपने उनके तो प्रोफेशन को ऐसे देखा। दूसरा ये भी कि प्राइमरीली वो दूसरा काम कर रही होती, लेकिन आप मानते
कि उनको उनको जो है फार्मर बोला जाना चाहिए था, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो डोंट वरी अबाउट। और कुछ नहीं सर, बस यही था। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।